Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A पास फॉर श्योर वीडियोस. NISM का जो PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 8 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करेंगे जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस. चलिए इस टेबल के जरिए समझते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर द रीडर शुड बी फेमिलियर विद importance of asset allocation decisions, steps in portfolio management process, need and constituents of investment policy statement जो IPS होती है, difference between strategic and tactical asset allocations and benefits and difficulties of rebalancing the portfolio. तो rebalancing क्या होती है, उसके benefits क्या है, difficulties क्या है, वो भी हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस. सबसे पहले आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन डिसीजन कि जो एक एसेट एलोकेशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्यों एसेट एलोकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है. चलिए देखते हैं. देखिए जब हम एक इन्वेस्टर की वेल्थ को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डालते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, इस प्रोसेस को हम एसेट एलोकेशन के नाम से जानते हैं. एसेट एलोकेशन इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, इक्विटी, कैश एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स. And bonds, for an example, bonds can be classified into sub-assets like treasury bonds, corporate bonds, junk bonds, and equity can be further divided into large cap, mid cap, small cap. कुछ जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करानी है किसी भी क्लाइंट की या किसी भी इन्वेस्टर की जो भी वेल्थ है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में. और वो एसेट क्लास कोई भी हो सकती है, इक्विटी हो सकती है, डेट हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है. इक्विटी में वो फर्दर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जा सकता है. बॉन्ड्स जब जो फिक्स्ड इनकम है उसमें बॉन्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकता है, क्रेडिट रिस्क में जा सकता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स ले सकता है, जंक बॉन्ड्स में जा सकता है, हाई यील्डिंग बॉन्ड्स जिसको बोला जाता है. गोल्ड जो कमोडिटीज़ है वो बुलियंस ले सकता है जिसमें गोल्ड्स आ जाता है और आपका गोल्ड, सिल्वर आ जाता है. बेस मेटल्स में जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं. तो जब हम इन सारे के सारे एसेट्स में जो उसकी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, तो इसको हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन डिसीजन. हम समझते हैं कि एसेट एलोकेशन डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है व्हेन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो जनरली देखा गया है कि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी एसेट क्लासेस आपको रिटर्न्स दे रही होती हैं. कभी कुछ टाइम ऐसा आता है जब इक्विटीज आउट परफॉर्म कर रही होंगी, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब गोल्ड आपको रिटर्न दे रहा होगा, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको बॉन्ड्स में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा. तो यही एक फंड मैनेजर को देखना, यही एक पोर्टफोलियो मैनेजर को देखना, और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस हो जाती है एसेट एलोकेशन की कि एट दैट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम आपको किस एसेट में कितना क्लाइंट का कितना पैसा एलोकेट करना है. अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस और सिक्योरिटीज. देखिए कोरिलेशन क्या होता है. कोरिलेशन मेजर करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, जो रिलेशनशिप है दो सिक्योरिटीज या दो एसेट क्लासेस के बीच में या टू वेरिएबल्स के बीच में. और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो रेंज करता है -1 से +1 में. जब एक वैल्यू -1 है इट मीन्स वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और जब +1 आ जाती है तो इट मीन्स परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, यानी कि दोनों सिक्योरिटीज या दोनों एसेट क्लास सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही है. और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक एसेट क्लास पॉजिटिव जा रही है और एक एसेट क्लास नेगेटिव जा रही है, यानी कि एक एसेट क्लास तो आपको रिटर्न दे रही है और दूसरी हो सकता है माइनस में जा रही हो. और इसीलिए ये बहुत ही एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कोरिलेशन देखी जाती है बिटवीन टू एसेट क्लासेस की. फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स देखते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन टू एसेट क्लासेस क्या है, हाई है, लो है, और फिर इस हिसाब से वो पोर्टफोलियोज बनाते हैं. और ये कोरिलेशन बहुत ही रेलिवेंट फैक्टर बन जाता है जब आप बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का. जब आप अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कोरिलेशन वहाँ पर देखी जाती है. जब आपको टोटल रिड्यूस करना होता है, पोर्टफोलियो और रिस्क को रिड्यूस करना होता है. सो कोरिलेशन क्या होता है, फंड मैनेजर्स थोड़ा रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो कोरिलेशंस लेते हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इक्विटी और गोल्ड, तो देखा गया है कि दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. जब इक्विटीज चलती हैं तो गोल्ड नहीं चलता है, और जब गोल्ड में रिटर्न आता है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि इक्विटी में कम रिटर्न आता है. तो उस हिसाब से एक फंड मैनेजर एक एसेट एलोकेशन डिसीजन में पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इस हिसाब से आपका एक कोरिलेशन देखता है डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट एसेट क्लासेस में और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में या डिफरेंट टू वेरिएबल्स में जहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है. एंड
और जब एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशंस क्या होता है कि ये बहुत ही आपका शॉक एब्जॉर्बर भी की तरह काम करती है। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने पोर्टफोलियो में इक्विटीज़ लिया हुआ है, आपका पोर्टफोलियो स्क्यूड है इक्विटीज़ में, और उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा गोल्ड भी ले लिया विच इज़ नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो उससे होगा क्या, जब इक्विटीज़ में कुछ ऐसा टाइम आएगा कि इक्विटीज़ में रिटर्न नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि गोल्ड आपको रिटर्न दे दे और ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका रिटर्न ज़्यादा माइनस में ना जाए। तो उस हिसाब से ये कोरिलेशन देखी जाती है और इस हिसाब से पोर्टफोलियोज फंड मैनेजर डिज़ाइन करते हैं। बट जो रिटर्न जो कोरिलेशन है, एसेट रिटर्न कोरिलेशन इन फ्यूचर में ऑल्सो डिफर फ्रॉम दोज ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट। सो ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये शायद कोरिलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, चेंज भी हो जाए ड्यू टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट रिजिम्स। और एक इन्वेस्टर को एन इन्वेस्टर शुड टेक these factors into consideration जब कोई भी एसेट एलोकेशन डिसीजन पे आता है। सिर्फ और सिर्फ उसको पास्ट कोरिलेशन मैट्रिक्स को देख के ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, उसको प्रॉपर एक कंसिडरेशन, प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो मैनेजर के से बात करके एडवाइस करके वो बना सकता है पोर्टफोलियो। बट सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन को देखते, कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखते हुए ही पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जब एक पोर्टफोलियो मैनेजर पोर्टफोलियो डिजाइन करता है तो कौन कौन से स्टेप्स है वो देखता है, चलिए समझते हैं। तो जो भी स्टेप्स हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में लिए जाते हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। द एलिमेंट्स इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस आर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक एज डिस्कस बिलो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको पॉलिसी स्टेटमेंट बनानी है पोर्टफोलियो में, और एक तरीके से बोला जाता है कि ये रोड मैप है आपका, जो इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट बताता है और इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं और इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स हैं कौन कौन से, वो भी आपको बताता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, एक तरीके से आपको इन्वेस्टर का आपको रिस्क भी पता चल गया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एक इन्वेस्टर का वो भी पता लग गया है कि उसको हाई ग्रोथ चाहिए, उसको कैपिटल ओरिएंटेड फंड्स में उसको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, उसको हाई ग्रोथ में जाना है, रेगुलर इनकम चाहिए, उसके गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स, और इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स क्या है, कहाँ पे वो ऐसा है, कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है उसको जहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, या कोई लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आ जाता है। सो इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ये फर्स्ट स्टेप है व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ करंट फाइनेंशियल कंडीशंस एंड फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, जिसमें हमें देखा जाता है कि करंट फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है एक इन्वेस्टर की, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या उसके पास डेट ज़्यादा है, उसकी इनकम स्टेबल है, और फ्यूचर जो उसके फोरकास्ट है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो कैसे आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो और अच्छी हो जाएगी या इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डिटेरियोरेट होगी। तो इस हिसाब से एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेकंड स्टेप, और ये बहुत चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ही वो आगे बढ़ेगा। अब हमने ये देखा कि पोर्टफोलियो स्टेटमेंट हमने बना दी, उसका हमने एक फाइनेंशियल कंडीशंस देख लिया। अब थर्ड स्टेप आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट फॉरकास्ट। हमने पॉलिसी स्टेटमेंट देखिया और फाइनेंशियल मार्केट्स का भी हमने फोरकास्ट लगाया कि जो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट जो बनी है, जो इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट है और जो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट्स का फोरकास्ट है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं, इस हिसाब से फिर पोर्टफोलियो मैनेजर एक डिसीजन लेता है। और ये जो भी पोर्टफोलियोज है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। The fourth step in portfolio management process is performance measurement and evaluation। हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, मार्केट्स को देखते हुए, और इन्वेस्टर के लिए हमने उसको पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअस मॉनिटर भी किया है, रीबैलेंसिंग भी किया है। फिर उस लास्ट में फोर्थ स्टेप जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आएगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि किस तरीके से पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिए हैं, किस तरीके से बेंचमार्क को उसने बीट किया है या नहीं किया है, और बेंचमार्क को कितने अच्छे तरीके से बीट किया है, कंसिस्टेंटली फंड ने इस पीएमएस ने आपको कितना अल्फा जनरेट करके दिया है, बेंचमार्क से ओवरऑल कितना रिटर्न दिया है, और उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है। एक एक सिक्योरिटी का जो पोर्टफोलियो मैनेजर ने उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ली है। सो दीज आर द फोर्थ स्टेप इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। 110% क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा
कि 3-4 स्टेप्स बता दिए होंगे, या तो आपको ऑल ऑफ द अबव दिया जाएगा या कुछ 2-3 स्टेप्स में से एक ऐसा दिया जाएगा जो इसमें नहीं, जो आपका इन्फॉर्म में नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से ये चारों स्टेप्स हमको देख के करने हैं। पूरा इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि पूरा का पूरा एक 100% गारंटेड है कि एक क्वेश्चन इसमें से आए ही आए। अब जब स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस हम समझ रहे थे तो हमने समझा कि पॉलिसी स्टेटमेंट बनानी होती है, जो फर्स्ट था। फर्स्ट स्टेप तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में था डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होती क्या है। चलिए समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, आईपीएस इन डिटेल। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ आईपीएस बहुत ही की स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाता है किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, तो सबसे पहले वो डेवलप करता है आईपीएस। और इसीलिए ये बहुत ही फर्स्ट स्टेप में है आईपीएस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये आपका एक तरीके से रोड मैप डिसाइड करता है, आपको रोड मैप बताता है कि क्या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होना चाहिए। एक फंड में एक जो इन्वेस्टर है उसको रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है, बैलेंस्ड है, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हैं, गोल्स, कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंसेस, और जो वो रिस्क वो विलिंग टू टेक, जो रिस्क वो लेना चाह रहा है वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनेगा, ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द आईपीएस ओनली एंड कंसिडरिंग इन्वेस्टर्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क एपेटाइट। ये 3 चीज़ें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आईपीएस के लिए लिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जाएंगे, वो बेस्ड होंगे इन्वेस्टर्स की गोल, ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट पे। और सिंस जो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है वो देखा गया है कि चेंज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम आईपीएस को भी अपडेट और रिवाइज करते रहेंगे पीरियोडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। जैसे ही फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर देखेगा या कोई भी एक मेजर चेंज आया है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, कोई भी मेजर चेंज आया है एक इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट में या ऑब्जेक्टिव में, गोल में, तो वो भी उसी हिसाब से फिर आपकी आईपीएस को अपडेट किया जाएगा और रिवाइज भी किया जाएगा। नीड फॉर आईपीएस, नीड क्या है एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाने की, चलिए समझते हैं। देखिए, हमने देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईपीएस को बनाना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और सबसे पहला स्टेप भी है। IPS is an important planning tool which help investors understanding their requirement and also help portfolio manager in creating and maintaining optimal portfolio for the investors। तो ये लाइन हमें बता रही है कि जो एक इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से पूरा क्वेश्चनर एक इन्वेस्टर से पूछा जाता है, उसके हिसाब से फिर एक इन्वेस्टर को बताया जाता है कि आपका रिस्क एपेटाइट है क्या, बहुत से पैरामीटर्स पे इन्वेस्टर को जज करने के बाद। तो इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ आईपीएस इंक्लूड्स अ डिसिप्लिन्ड सिस्टम, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट में बहुत ही इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है आपकी। तो चलिए 4 कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं या 4 इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं पॉलिसी स्टेटमेंट के जो हम समझते हैं। फर्स्ट, इट enables investors to have realistic return expectation from their investment। हर चीज़ आपने करके आपको पता चल जाएगा कि उनको रिस्क रिटर्न फिनोमेना क्या है। एक इन्वेस्टर को खुद अपने बारे में पता चलेगा कि वो किस तरीके का इन्वेस्टर है, कितना रिस्क ले सकता है, क्या पोर्टफोलियो में रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, गोल्स क्या है। उस हिसाब से वो एक रियलिस्टिक रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से पता चलेगी कि कितनी उसको एक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इट enables पोर्टफोलियो मैनेजर टू मेक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगेन पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है या बहुत देखना कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो ले पाए। थर्ड, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेमवर्क भी ये देता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के इवैल्यूएशन के लिए कि किस तरीके से जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने बिहेव किया है। And fourth, it protects the investor against portfolio managers inappropriate investment decision और unethical behavior। अगर IPS होगी ही नहीं तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी इनएप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है कोई अनएथिकल बिहेवियर भी दिखा दे। तो लेकिन जब आईपीएस के जरिए इन्वेस्टमेंट होती है कोई, ये सारी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, और दीज पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पीपल। ये कोई भी इनअप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, और अनएथिकल बिहेवियर की तो बात ही नहीं है। बट स्टिल फोर्थ पॉइंट इज दिस कि इट प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर अगेन पोर्टफोलियो मैनेजर इनअप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आईपीएस को ही अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है उसके कौन कौन से उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें देखना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स देखते हैं। सो सबसे पहला आ जाता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं एक इन्वेस्टर के। देखिए,
इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब इन्वेस्टर के वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है एक इन्वेस्टर आपको ये बोल दे कि मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है 25% रिटर्न कमाना या 20% रिटर्न कमाना, वो एब्सोल्यूट आपको नंबर दे देगा, डिजायर्ड रिटर्न बता देगा। बट उनको ये भी माइंड में होना चाहिए जो रिस्क रिटर्न है वो है, दे हैव अ टिपिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करें, ये हो सकता है आपको रिटर्न्स की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसका हर बार ये फिनोमेना नहीं चलता। हो सकता है हाई रिस्क में आपको उसी हिसाब से फिर आपको वहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो भी इरोड होने की संभावनाएं चली जाती हैं। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न की संभावनाएं बन जाती हैं, बट आपके जो कैपिटल है उसके कम होने की भी संभावनाएं वहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये फिनोमेना जनरली एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से एक इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि उसको कितना डिजायर्ड रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, जनरली इन्वेस्टर्स जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल के लिए, कि हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना है या लगवाना है जो हमारा कैपिटल को प्रिजर्व करें, जो हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रिजर्व रहे, रिटर्न चाहे हमें कम मिल जाए बट हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहे, या कैपिटल जो मेरे को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैपिटल मेरा जो कॉस्ट अमाउंट है उससे नीचे ना आए। कुछ इन्वेस्टर्स सोचते हैं हमें कुछ रेगुलर इनकम मिल जाए। जनरली जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स हैं जो 55-60 ईयर्स से जो ऊपर के हैं उनको रेगुलर इनकम चाहिए। वो एक कैपिटल डिप्लॉय करके चाहते हैं कि एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर उनको कुछ इनकम आती रहे। और एक तीसरे तरीके का भी इन्वेस्टर होता है जिसको चाहिए होती है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स उसको चाहिए ग्रोथ, अपना पोर्टफोलियो में वो टोटल ग्रोथ चाहता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन हो, उसका रिटर्न्स हाई मिले। और ऑफ कोर्स जनरली ये टाइप की इन्वेस्टमेंट्स देखी गई हैं कि इक्विटीज़ में होती हैं, कि इक्विटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इक्विटीज़ में भी आप बहुत से मार्केट कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जनरली स्मॉल कैप्स में ज़्यादा रिस्की है लेकिन रिटर्न्स भी स्मॉल कैप उसी हिसाब से देते हैं। फिर मिड कैप्स आ जाते हैं और फिर लार्ज कैप्स आ जाते हैं। लार्ज कैप्स सबसे कम रिस्की माना जाता है तीनों में, और तीनों में रिटर्न्स जो हैं वो भी लार्ज कैप में सबसे कम एक तरीके से माने जाते हैं। बट लार्ज कैप्स, फिर मिड कैप्स और सबसे ज़्यादा रिस्की फिर स्मॉल कैप। तो एक इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा, रिस्क रिटर्न फिनोमेना देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो क्या किस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा के कितना डिजायर्ड रिटर्न चाहता है। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स। देखिए कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये लिमिटेशंस हैं कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, और कुछ जो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं टू टेक एक्सपोजर टू सर्टेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कुछ इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पर इन्वेस्टर सोचते हैं कि नहीं हमको ये एक्सपोजर नहीं लेना या यहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों आ जाते हैं, देखते हैं कि ये बेसिकली आते हैं ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी नीड्स। अब कुछ को पैसा चाहिए, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में पैसा चाहिए, तो ये कंस्ट्रेंट बन जाएगा कि हम इक्विटी में ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटीज़ में हमें थोड़ा लंबा होराइजन चाहिए। इसी हिसाब से जब पैसा चाहिए आपको तो इक्विटीज़ में नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। टाइम होराइजन अगेन एंड अदर यूनिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, तो ये कोई भी हो सकती है एक इन्वेस्टर की। जो एक इन्वेस्टर की कंस्ट्रेंट्स लिक्विडिटी हो सकती है, टाइम होराइजन हो सकता है, और कोई भी ऐसी प्रेफरेंस जो वो फॉर एन एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में नहीं करना चाहता, वो गोल्ड में करना चाहता है, या जंक बॉन्ड नहीं लेना चाहता है, हाई यील्डिंग बॉन्ड्स में नहीं जाना चाहता है, तो कोई भी उसकी इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स हो सकता है यहाँ पे। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, अब आ जाते हैं रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स पे। देखिए जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दे डोंट हैव एनी रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। जनरली एक इन्वेस्टर जो है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ज़्यादा उन पे कोई ऐसा कोई रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट नहीं होता है, बट अगर कोई है तो दे नीड टू बी फॉलोड। कोई भी रेगुलेटर ने कंस्ट्रेंट लगाया है तो वो फॉलो होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल जैसे ELSS स्कीम में 1.5 लाख जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें सिर्फ आप जो 80C के अंदर बेनिफिट ले सकते हो 1.5 लाख तक का। इन्वेस्टमेंट आप कितनी ही कर सकते हैं, बट आपको जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C वो 1.5 लाख तक का ही होगा। तो इसको समझा जा सकता है कि ये एक रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट है, राइट। तो उसी हिसाब से फिर हमको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एज पर द RBI's इंडिया नोटिफिकेशन लिबराइज्ड जो रेमिटेंस स्कीम है, एंड इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन ओनली इन्वेस्ट अप टू $250,000 ओवरसीज पर ईयर। तो एक तरीके से ये भी एक रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट है जो RBI ने दिया हुआ है। बात करते हैं टैक्स कंस्ट्रेंट्स की। देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय टैक्स कंसर्न्स। जो भी एक इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले टैक्स के बारे में
पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस हिसाब से कौन कौन से सिक्योरिटी में टैक्स लगता है। तो टैक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ड्राइव्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑल्सो। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम्स हैं जो टैक्स होती हैं डिफरेंटली। तो फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई डिविडेंड से इनकम आई है या आपको कोई इंटरेस्ट इनकम आई है, कोई रेंट इनकम आई है, और जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है, इन सब की ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट जनरली देखा गया है डिफरेंट है। और उसी हिसाब से फिर जो द सेम फॉर्म ऑफ रिटर्न में ऑल्सो अट्रैक्ट डिफरेंट टैक्स लायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द टैक्स ब्रैकेट। तो जो रेसिप्टेंट है वो जिस हिसाब की टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, कुछ रिटर्न्स जो हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स है, कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स की टैक्स लायबिलिटी बनती है डायरेक्टली वो इन्वेस्टर की टैक्स ब्रैकेट में ऐड हो जाते हैं। सो इसी हिसाब से एक बहुत ही थोरो अंडरस्टैंडिंग जो टैक्स की होनी चाहिए टू द इन्वेस्टर्स को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपीएस का। एक्सपोजर लिमिट टू सेक्टर्स, एंटिटीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट क्लासेस। चलिए समझते हैं। देखो, एज पर द सेबी पीएमएस रेगुलेशंस 2020, the agreement between the portfolio manager and the investor should include the investment approach। तो एज पर द सेबी रेगुलेशंस जो हैं, जो भी एग्रीमेंट बनेगा पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच में, वो इंक्लूड करेगा एंड शुड इंक्लूड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन्वेस्टमेंट अप्रोच उसमें होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, चलिए समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच एक तरीके से ब्रॉड आउटले है आपका कि कौन कौन सी जो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज और द परमिसेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने पोर्टफोलियो में लिए हैं या पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट की है बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर द इन्वेस्टर्स। जो भी आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने जो भी परमिसेबल सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया है एक इन्वेस्टर के लिए, वो एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आ जाएगा। और पूरा जो और वो ये भी इंक्लूड करेगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोजर, कि अगर फॉर एन एग्जांपल एक इक्विटी फंड है तो इक्विटीज में कितना एक्सपोजर गया है, बैलेंस्ड काइंड ऑफ फंड है तो डेट में कितना है, और एक आपका इक्विटी में कितना है, कमोडिटीज़ में कोई फंड जा रहा है तो गोल्ड में एक्सपोजर कितना है, फिक्स्ड इनकम फंड है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, डेट फंड है। तो उसी हिसाब से वो आपका टोटल जो आपका ब्रॉड आउटले होगा टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ का, वो वहाँ पे रहेगा। एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, रिस्क एपेटाइट है, लिक्विडिटी नीड्स हैं, टैक्स एंड अदर रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, और एक्सपोजर लिमिट्स टू स्पेसिफिक फैक्टर्स है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा और इन्वेस्टमेंट्स करेगा। आईपीएस का एक डिफरेंट पार्ट भी हो सकता है, यूनिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। कुछ इन्वेस्टर्स की कुछ एथिक्स बोल लीजिए या कोई ना कोई यूनिक कुछ प्रेफरेंस होती है। चलिए समझते हैं वो क्या होता है। देखिए, समटाइम्स इन्वेस्टर्स को क्या होता है ना, कुछ अलग से कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के कंसर्न्स आ जाते हैं। दे में हैव पर्सनल, सोशल, एथिकल, कल्चरल प्रेफरेंसेस एंड बिलीव्स। फॉर एन एग्जांपल, अब एक इन्वेस्टर को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस में आ जाती हैं, ये भी आईपीएस का हिस्सा होनी चाहिए। और सेम शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन दी आईपीएस। आईपीएस का हिस्सा होनी चाहिए और क्लैरिफिकेशन भी आईपीएस में होना चाहिए। अब आ जाता है असेसमेंट्स ऑफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर, कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अपने वेरियस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। तो जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, या जो भी उसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मीडियम टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसी हिसाब से उसके पोर्टफोलियोज में सिक्योरिटीज़ ली जाएंगी और उसी हिसाब से उसके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जाएगा। स्क्रीन पे अभी आपको टेबल के ज़रिए पता लगेगा कि कैसे आपको परफॉर्मेंस जो गोल शीट है वो बनाई जाती है। देखिए, यहाँ पर गोल आ जाएगा, फिर प्रायोरिटी आ जाएगी, टाइम पीरियड आ जाएगा और अमाउंट नीडेड आ जाएगी। कि कोई भी फॉर एन एग्जांपल नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल है तो सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटीज़ के लिए जो हाई प्रायोरिटी गोल है उसको हम यहाँ पे डालेंगे, उसको कितना टाइम पीरियड है और उसके लिए कितना अमाउंट चाहिए। और जनरली हम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कैश और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं जिनकी मैच्योरिटी मैच होती है गोल डेट से। तो उस इन्वेस्टमेंट को हमको लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पीरियड में नहीं जाना या नहीं डालना पड़ेगा या नहीं डालना चाहिए जहाँ पर वो हमें जब हमें अमाउंट चाहिए तब वो ना मिल पाए। सो ये नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल्स जनरली रिटायरमेंट कॉर्पस आ जाएगा आपका, जो लॉन्ग टर्म आपके बिल्डिंग जो इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए चाहिए वो लॉन्ग टर्म गोल्स है जो आपके लाइक बहुत दूर हैं, 20-25 साल 30 साल दूर हो सकते हैं। और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल हाई ग्रोथ ओरिएंटेड आपके सिक्योरिटीज़ में जैसे कि इक्विटीज़ है उसमें जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये परफॉर्मेंस शीट बनेगी।
उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टर। हमने बात की थी इसके बारे में भी कि एक जो इन्वेस्टर, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना या ये देखना कि जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इन्वेस्टर की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एनालाइज होती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टर की। सबसे कन्वीनियंट वे जो बताया गया है टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन इज बाय कंस्ट्रक्टिंग पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाई जाएगी, ये पोर्टफोलियो मैनेजर वो देखेगा या कि पर्सनल फाइनेंसेस कैसे हैं उनके। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे। जब आपको सारी चीज़ें, कैश फ्लोज आपके जितने भी हैं, जहाँ पे आपकी इनकम आ रही है और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद जो भी आपका नेटवर्थ बैलेंस बच रहा है, वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेगा और ये आपको एक तरीके से आउटले बन जाएगा एक फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने का एक इन्वेस्टर की। फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्थ, देखो अब इसमें नेटवर्थ भी निकालनी पड़ेगी हमें। फॉर कैलकुलेटिंग नेटवर्थ, जितने भी एसेट्स एक इन्वेस्टर ओन करता है, एक इन्वेस्टर के पास हैं, फॉर एन एग्जांपल द हाउस हो गया, कार हो गई, या इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, और उसका जो इवन जो कैश भी है सेविंग अकाउंट्स में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वैल्यू, ज्वेलरी ओन्ड, ये सारा का सारा आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू या नेटवर्थ ऑफ द क्लाइंट। और उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज हैं वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑल द लाइबिलिटीज शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज एसेट्स। तो उसके बाद हमारा द डिफरेंस बिटवीन द टू जब निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्थ। पॉजिटिव नेटवर्थ अगर है एक इन्वेस्टर की, तो ही हम उसकी देखेंगे कि हाँ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है, और कितनी पॉजिटिव है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। And it is suggested that net worth is to be calculated periodically at least once in a year. At least once in a year आपको हर साल लगभग ये आपको net worth एक इन्वेस्टर की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। And the next step is calculating whether the person's present income exceeds spending and how much amount. तो जो करंट इनकम है वो उसकी स्पेंडिंग को एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही है, और कितने अमाउंट से वो स्पेंड कर रही है। एंड दिस इज द अमाउंट विच वुड बी अवेलेबल पीरियोडिकली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। और अगर उसके खर्चे ही ज़्यादा हैं, फिर तो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट ही नहीं बच रहा है, लेकिन उसकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो उसी हिसाब से फिर हम इसका पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। साइकोग्राफिक एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक इन्वेस्टर का बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिहेवियर जो ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइलिंग। देखिए जो ह्यूमंस हैं उसमें इमोशंस होते हैं, और एक तरीके से जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो कोई लेता है तो वो इमोशन से भी अटैच हो जाता है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि एक जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से बिहेव करता है जब उसको डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिल पाता है, जो सिक्योरिटीज़ उसने ली हैं हो सकता है उसकी वैल्यू डाउन आ जाए। तो ये साइकोग्राफिक एनालिसिस भी एक इन्वेस्टर का बहुत ज़रूरी है, और ये जज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स की कुछ पर्सनैलिटी बताई गई हैं कि किस तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। देखिए 5 पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं। चलिए इस टेबल के ज़रिए भी हम समझते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एडवेंचरर, सेलिब्रिटी, इंडिविजुअलिस्ट और गार्डियन। तो अब समझते हैं कि सबसे पहले एडवेंचरर कौन से होते हैं। अब देखते हैं कि एडवेंचरर किसको बोला गया है, कौन सा इन्वेस्टर है जो एडवेंचरर है। चलिए समझते हैं। देखिए एडवेंचरर जो इन्वेस्टर है, एडवेंचरर पीपल वो हैं हु आर विलिंग टू पुट इट ऑल इन वन मेजर बैट एंड गो फॉर इट। ये बहुत ही स्पेकुलेटिव पीपल हैं, ये स्पेकुलेशन करना जानते हैं, ये सट्टेबाज लोग हैं, और ये एडवेंचरर हैं एक तरीके से। इनको चाहिए या तो आज ही मेरा कैपिटल डबल हो जाए या ज़ीरो भी हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही हाई से हाई रिस्क लेने के लिए भी ये रेडी होते हैं, ये एडवेंचरर्स कहे जाते हैं। सो इनको क्या है, और जनरली दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। ये नॉर्मली जो है इनका जो डिसीजन होता है सिर्फ यही है कि मेरे को हाई रिस्क लेना है, सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो पूरा कैपिटल इरोड हो जाए। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टर है उसको हम एडवेंचरर बोलेंगे। अब बात करते हैं सेलिब्रिटी क्वाड्रेंट की। जो इन्वेस्टर सेलिब्रिटी होते हैं, चलिए ये किस तरीके के इन्वेस्टर हैं हम समझते हैं। द लोअर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एग्जिबिट इज द सेलिब्रिटी क्वाड्रेंट। देखिए ये इस तरीके के लोग होते हैं, जनरली दे लाइक टू बी वेयर द एक्शन इज, जहाँ पर एक्शन हो रहा होता है, और उनको ये डर होता है या दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। तो मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई भी स्टॉक है जिसमें मूवमेंट आती है, या कोई स्टॉक जनरली किसी की स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, या इनको
तो क्या है और वो स्टॉक बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये इन्वेस्टर, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर सोचेगा कि मुझे वो स्टॉक लेना है या नहीं, अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मैं एक्शन मिस कर दूंगा, या ये एक तरीके से ये डरते हैं बीइंग लेफ्ट आउट, कि ये लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ जाती है इनको। तो उस हिसाब से ये वो वहाँ पर रहना चाहते हैं जहाँ पर एक्शन है, जहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी अच्छे से रिटर्न दे रही है या दे चुकी है, जो भी है, इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि इनको एक्शन में बने रहना है, और इनको लेटेस्ट जो हॉट टॉपिक है जैसे कि शुड आई बी इन दिस और शुड आई बी इन दैट, तो इस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स के एक्शन को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। जनरली दे डो नॉट हैव देयर ओन आइडियाज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, दीज पीपल नॉर्मली गो फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हाउएवर दे आर मोस्ट डिफिकल्ट इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर ओन बिलीफ, क्योंकि इनको सिर्फ खुद का ही देखना है, इनको इन्वेस्टर एडवाइजर की भी नहीं सुननी है ज़्यादातर, तो उस हिसाब से इनको सेलिब्रिटी क्वाड्रेंट में रखा गया है, सेलिब्रिटी बोला जाता है। अब देखते हैं इंडिविजुअलिस्ट। देखिए इंडिविजुअलिस्ट इज इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, अब देख पा रहे होंगे जैसे कि इस पिक्चर में इंडिविजुअलिस्ट को अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट पे लिखा गया है। तो दीज पीपल हैव सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट देम, ये कॉन्फिडेंस है अपने आप में, केयरफुल भी हैं, मैथोडोडिकल भी हैं और एनालिटिकल भी हैं। सो इनको बहुत ही कॉन्फिडेंस है, केयरफुली ये प्ले करते हैं मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, पूरा उनको रिस्क रिटर्न समझते हुए पूरा एनालिसिस करने के बाद ही ये एक तरीके के जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिविजुअल्स क्या है, ये अपनी खुद की रिसर्च करना पसंद करते हैं, लाइक टू डू देयर ओन रिसर्च एंड टेंड टू अवॉइड एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, और ये जो वोलेटिलिटी है ये उसमें प्ले बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ये अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस को या मार्केट की वोलेटिलिटी को। जब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होती है किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी एसेट क्लास में, जब देखा गया है ड्यू टू एनी इकोनॉमिक या एक्सट्रीम या एनी रीजंस, जब कोई भी एसेट क्लास में वोलेटाइल हो जाती है, वोलेटिलिटी आती है, तो ये उसको बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डोंट गो फॉर दीज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, तो इस हिसाब का इन्वेस्टर आपको इंडिविजुअलिस्ट मिलेगा। एंड द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स द गार्डियन पर्सनैलिटी। अब ये गार्डियन पर्सनैलिटी किसको बोला जाता है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर, ये कौन कौन से ट्रेड्स हैं किस किस इन्वेस्टर के, तो हमको ये 4 चीज़ें बड़े ध्यान से करनी पड़ेंगी। गार्डियन जो पर्सनैलिटी है वो समझते हैं। टिपिकल एज पीपल गेट ओल्डर एंड बीइंग कंसिडरिंग रिटायरमेंट दे अप्रोच दिस पर्सनैलिटी प्रोफाइल। जैसे जैसे इन्वेस्टर बड़ा होता जा रहा है या अपना जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, एज द ही इज गेटिंग ओल्डर, तो उसको हम बोलेंगे गार्डियन पर्सनैलिटी की तरफ जाता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, गार्डियंस आर पीपल हु आर कॉशियसली ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर वेल्थ। अब इनको कोई एक्शन नहीं करना है, इनको ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं चाहिए, इन्होंने जो भी प्रिजर्व किया है या जो भी पिछले सालों में कमाया है, दे जस्ट वांट कि उसको प्रोटेक्ट करें, कैसे भी प्रोटेक्ट करें, और क्वेश्चनली ट्राइंग टू प्रिजर्व देयर वेल्थ, बहुत ही क्वेश्चंस हैं कि जो भी वेल्थ कमाई है उसको हम प्रिजर्व करें। दे आर डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन वोलेटिलिटी और एक्साइटमेंट, कोई इनको एक्साइटमेंट नहीं चाहिए जीवन में, इन एक्साइटमेंट ये जीवन में कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है। और फाइनली देखा गया है कि देयर आर सम पीपल, वो इतने बैलेंस्ड हैं that they cannot be placed in any specific quadrant, so they fall near the center. This investor is called as straight arrow investor. तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इन्वेस्टर ऐसा है जो स्ट्रेट एरो है, या जो कौन सा एरो है आप देख रहे होंगे बीच में इस लाइन में दिया गया है स्ट्रेट एरो, तो ये कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ये बहुत ही बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, ये दे कैनॉट बी प्लेस्ड इन एनी स्पेसिफिक क्वाड्रेंट। ये बैलेंस्ड क्यों है, because on an average this group of investors is relatively balanced composite of each of the other 4 investor types and by implications a group willing to expose to medium risk। तो एक तरीके से ये बैलेंस्ड है, ये चारों चीज़ों का जितने भी हमने देखी हैं, इसमें इंडिविजुअलिस्ट भी होता है, एडवेंचरर भी हो सकता है, गार्डियन भी हो सकता है, सेलिब्रिटी भी हो सकता है, तो ये बैलेंस है, इसलिए हमको इसको स्ट्रेट एरो इन्वेस्टर बोला गया है। एंड जनरली ये क्या हुआ है, एक्सपोज टू मीडियम रिस्क, थोड़ा सा मीडियम रिस्क भी ये लेने की चेष्टा करते हैं दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। अब समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन इन्वेस्टर की, एक जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट्स जो है होती हैं, लाइफ साइकिल जो कैसे है, किस तरीके से वो लाइफ साइकिल में इन्वेस्टमेंट करता है, और क्या उसको रिटर्न्स, रिस्क रिटर्न फिनोमेना क्या है, चलिए समझते हैं। हायर द रिस्क और हायर रिटर्न तो हमने पढ़ा ही था कि जो भी सिक्योरिटी में जिसमें भी आपका हायर रिटर्न्स या हाई रिस्क होगा, वहाँ पर रिटर्न की संभावनाएं जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पर हाई रिस्क भी होगा, और जब मीडियम रिस्क या लो रिस्क की हम बात करते हैं तो फिर वहाँ पर आपके रिटर्न्स की संभावनाएं भी कम होती हैं। तो दे हैव अ पॉजिटिव रिटर्न एंड रिस्क, दे हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव रिलेशनशिप आई शुड से।
लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आ जाता है एक्यूमुलेशन फेज। देखिए आपके सामने एक ये फिगर अभी आई है, आपके सामने पिक्चर आ गई है। एक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, उसके बाद आ जाता है स्पेंडिंग फेज, और फिर सबसे लास्ट में आप गिफ्टिंग फेज के बारे में देख पा रहे होंगे। ये किस तरीके से एक ये लाइन देखिए, एक्यूमुलेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज, स्पेंडिंग और फिर लास्ट में गिफ्टिंग में आ जाती है। चारों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इस लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन 110% आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे और बहुत अच्छे से देखिएगा। रिस्क रिटर्न के बारे में हमने पढ़ा, अब आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज, एक जो लाइफ साइकिल है इन्वेस्टर की या इन्वेस्टमेंट की, उसमें एक्यूमुलेशन फेज कैसे काम करता है। एक इन्वेस्टर के लिए एक्यूमुलेशन फेज होता क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है, चलिए समझते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द नेटवर्थ इज टिपिकली स्मॉल रिलेटिव टू लाइबिलिटीज। नेटवर्थ यहाँ पर हमारी बहुत कम होती है इस एक्यूमुलेशन फेज में, क्योंकि हमारे यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होते हैं, हो सकता है बहुत सारे एक्सपेंसेस हों। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ वो आपकी नेटवर्थ होती है। तो एसेट्स मेरे जितने हैं उतने, फॉर एन एग्जाम्पल 10 रुपये के मेरे एसेट्स हैं और हो सकता है 9 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं, तो जो मेरी नेटवर्थ है 1 रुपीज़ की है। तो ये एक्यूमुलेशन फेज में ऐसा होता है कि मेरे पास ज़्यादा मेरी पॉजिटिव ज़्यादा ना हो। इन्वेस्टमेंट्स आर फ्यूअर एंड टिपिकली नॉन डाइवर्सिफाइड। जनरली देखा गया एक्यूमुलेशन फेज में हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कम होती हैं और नॉन डाइवर्सिफाइड होती है। हो सकता है हम कोई भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी ने बोला इक्विटी कर लो, म्यूचुअल फंड ले लो, या कोई भी कुछ भी कोई ऐसी एसेट क्लास जो पूरा का कोई एसेट एलोकेशन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने बस इन्वेस्टमेंट कर दी। गोल्स यहाँ पर आ सकते हैं विच कैन इंक्लूड चिल्ड्रंस एजुकेशन, हाउस इफ पॉसिबल, एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो। बट जनरली देखा गया है कि एक्यूमुलेशन फेज में लोग चिल्ड्रंस के एजुकेशन के बारे में देखते हैं या उनकी मैरिज के बारे में देखते हैं। एंड सिंस दिस इंडिविजुअल हैज़ अ लॉन्ग टाइम होराइजन एंड अ पोटेंशियली ग्रोइंग इनकम स्ट्रीम, he or she can undertake much high return, high risk, capital gain oriented investments। और देखा गया कि ये वही एक्यूमुलेशन फेज में ही, सिंस इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए, इनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस भी हो सकता है, चाइल्ड की मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन जो भी है, एक पोटेंशियल जो इनकम स्ट्रीम कमाने के लिए बहुत टाइम है, और इसीलिए उस हिसाब से लॉन्ग हाई रिटर्न हाई रिस्क भी ले सकते हैं, हाई रिटर्न प्रोडक्ट में जा सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से हाई रिस्क कैपिटल ग्रेन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन फेज का पार्ट है। अब समझते हैं कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज कौन सा होता है? सो कंसोलिडेशन और मिड टू लेटर करियर स्टेज आती है टिपिकली लाइफ साइकिल में, जिसको बोला गया है आपकी इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस। अब आपको यहाँ पर एक्यूमुलेशन तो बहुत ही नया इन्वेस्टर था, हो सकता है उसकी 25 साल से 28, 29, 30 साल तक का था। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में क्या है, ये बेसिकली मिड करियर है आपका, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है 5-10 सालों का। अब इसके बाद आपकी इनकम बढ़ गई है और यहाँ पर आपकी जो इनकम है एक्सपेंसेस को एक्सीड कर जाती है, मतलब आपके खर्चे कम है, इनकम ज़्यादा हो गई है। तो एज अ रिजल्ट दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने का आपका टाइम आ गया है। और एट दिस टाइम व्हाइल द टाइम होराइजन टू रिटायरमेंट इज स्टिल रिलेटिवली लॉन्ग, स्टिल आप यू आर जस्ट 35, यू आर 40, तो आपके स्टिल अभी 15 से 20 साल 25 साल रिटायरमेंट फिर भी दूर है। तो यहाँ पे स्टिल इन्वेस्टर्स में स्टार्ट लुकिंग फॉर सम कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड हाई कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट्स आर बैलेंस्ड विद सम लोअर रिस्क एसेट्स। तो अगेन थोड़ा हाई आपकी कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वो बैलेंस्ड होना चाहिए सम लो रिस्क एसेट्स। तो एसेट एलोकेशन यहाँ पे आपकी काम करेगी। बात करते हैं स्पेंडिंग फेज की। दिस इज द पीरियड व्हेन लिविंग एक्सपेंसेस आर कवर्ड नॉट फ्रॉम अर्नड इनकम बट फ्रॉम accumulated assets such as investments and retirement corpus। अब स्पेंडिंग फेज आ गया है आपका, आपने पूरे लाइफ में जो कमाया है, जो इन्वेस्टमेंट की है, उनसे जो रिटर्न्स कमाए हैं, उसी से आपका एक तरीके से इनकम आपकी जनरेट होगी और इसी से आपके एक्सपेंसेस जो हैं, लिविंग एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। तो यहाँ पर आपकी कोई इनकम नहीं आ रही है, आपने जो अपने फेज में, आपने जो एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन फेज में जो भी कमाया है या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हैं, उनसे जो भी आपकी इनकम आ रही है वही आपको लिविंग एक्सपेंसेस के काम आती है। बिकॉज ऑफ द हैवी रिलायंस ऑन द इन्वेस्टमेंट्स इन दिस फेज एंड द अनलाइकलीहुड ऑफ गोइंग बैक टू वर्क, द फोकस इज स्टेबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर देखा गया है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पे ही हमें रिलाय करना है और हम
नाउ वी आर नॉट गोइंग बैक टू वर्क। तो स्टेबिलिटी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स जनरली यहाँ पर लोग करते हैं? देखिए, जहाँ पे हमें डिविडेंड ज़्यादा आ रहा हो, कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, रेंटल इनकम आ रही हो, कुछ इस हिसाब की जो हमें रेगुलर इनकम, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हमको कोई ऐसे हाई कोई ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा नहीं डालना है, इक्विटीज़ में ज़्यादा इसमें एक्सपोजर नहीं है, जहाँ पर एग्जैक्टली डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, रेगुलर इनकम, रेंटल इनकम, ये इस टाइप की इनकम है चाहिए। As the investor's time horizon may still be well over 15 or 20 years, so some investments in the portfolio should continue to have growth and inflation as potential. Still आपके इन्वेस्टर के पास 15-20 years हैं यहाँ पर, तो देखा गया है कि कुछ आप इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कुछ ले सकते हो। एटलीस्ट 15-20% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटीज़ अगेन इन द स्पेंडिंग फेज, एंड इन्फ्लेशन एज पोटेंशियल वो मिल जाता है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपये में से हो सकता है आप 75 रुपये या 80 रुपये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जहाँ पे आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंटल इनकम आ रही है, और हो सकता है 20-25% या 15-20-25% रुपीज़ आप कुछ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में डाल दें, या हाई ग्रोथ स्कीम्स में या डालें जो आपको इन्फ्लेशन एज दें या इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे। तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न भी बढ़ गया, प्लस आपको इक्विटी में भी एक्सपोजर मिल गया, और एक तरीके से आपको जो टाइम है, आपको जो अभी और 15-20 साल बचे हैं लाइफ के, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेंडिंग फेज। इसके बाद आ जाता है गिफ्टिंग फेज। दिस इज द फाइनल फेज व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस दैट ही और शी हैज़ मोर एसेट्स देन शी विल नीड फॉर स्पेंडिंग। ये फाइनल फेज है लाइफ का। यहाँ पर आपको लगता है कि अब आप जितना स्पेंड कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके पास है, बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप क्या करोगे? इन द सच केस द एटीट्यूड अबाउट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट डज चेंज। आपका एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, और फिर उसी हिसाब से जो आपकी मे बी लीगेसी, सपोर्ट है, चैरिटेबल कॉज, और या आपको जो गिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ें फिर आपके यहाँ पर आ जाते हैं इस फेज़ में। तो ये तो थे 4 फेजेस ऑफ लाइफ: एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, स्पेंडिंग एंड गिफ्टिंग फेज। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक वर्सेस टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की। जो एसेट एलोकेशन का पार्ट है, 2 तरीके से एक पोर्टफोलियो मैनेजर एसेट एलोकेशन करता है। वो सबसे पहले होती है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, फिर टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो ये दोनों समझते हैं कि दोनों होती क्या है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चलिए समझते हैं स्ट्रेटेजिक वर्सेस टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। देखिए, जो एसेट एलोकेशन डिसीजन विच इज मेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में कौन सा पार्ट आएगा? जो कंसीडर किया जाएगा इन्वेस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए। इट इज़ द टारगेट पॉलिसी पोर्टफोलियो। तो फॉर एन एग्जांपल, लॉन्ग टर्म जो एसेट एलोकेशन किसी क्लाइंट का बनाना है, या जो क्लाइंट इन्वेस्टर के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आज से 25 साल के बाद उसको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, आज से 20 साल के बाद उसको बच्चों की मैरिज के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए। तो उस गोल को पूरा करने के लिए आज जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, SAA जिसको बोलते हैं। SAA इज द लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन डिसीजन। इट डिजाइन टू मीट द इन्वेस्टर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद एक डायनामिक कंपोनेंट भी आ जाता है एसेट एलोकेशन में, जिसको हम बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। चलिए समझते हैं कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन TAA क्या होता है। देखिए, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जनरली माना जाता है इज द शॉर्ट टर्म एसेट एलोकेशन डिसीजन। अब ये शॉर्ट टर्म एसेट एलोकेशन डिसीजन क्या है? सो ये दिस डिसीजंस आर टेकन मोर फ्रिक्वेंटली देन SAA। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन तो आपका लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन डिसीजन है, वो आपने लिया और छोड़ दिया। ये क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट एलोकेशन डिसीजन है, और ये लिए जाते हैं, या आइडिया इनका ये होता है कि टू टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो जैसे कि एक इन्वेस्टर था, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, 2020 में जब एक बहुत ड्यू टू कोरोना वायरस मार्केट्स में कोलैप्स आया था, तो एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वाला जो पोर्टफोलियो था, वो तो आपका बाय एंड होल्ड था किसी भी इन्वेस्टर का। लेकिन एक डायनामिकली क्रिएटेड पोर्टफोलियो या एक डायनामिक, अगर हम उसमें ऐड कर दें, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन ऐड कर दें, तो इसमें क्या होगा? इन्वेस्टर इस फॉल का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ना कुछ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, और वो रिटर्न्स बना के निकल जाएगा। या दूसरी ओर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आएंगी, या कोई भी सेक्टर ऐसा मार्केट में जब वो परफॉर्म करना चाहेगा, जैसे IT सेक्टर आफ्टर कोरोना वायरस IT सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर को भी खेलने के लिए, प्ले करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाएंगी, उसको भी हम एक टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का पार्ट रहेगा। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन हमें ध्यान रखना है कि दीज आर
शॉर्ट टर्म एसेट एलोकेशन डिसीजन, हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बना के इसमें से हमने निकलना है। लॉन्ग टर्म जो हमारा है वो इंटैक्ट है इन SAA, और टैक्टिकल TAA में हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ जो फाइनेंशियल मार्केट्स में आती हैं उसको जब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाने के लिए की जाती है। और जब हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन से थोड़ा सा रिटर्न कमा लेते हैं उसके बाद क्या होगा, पोर्टफोलियो बुक करेंगे और द पोर्टफोलियो नीड्स टू बी रीबैलेंस्ड अगेन टू द टारगेट एलोकेशंस। जनरली ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन डिसीजन इन्वॉल्व टाइम इन द मार्केट, टाइम देना पड़ेगा, वेयर एज TAA इज फॉर द टाइमिंग द मार्केट्स। तो एक तरीके से आप मार्केट्स की मूवमेंट्स का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं, सो यू आर टाइमिंग द मार्केट्स। और अब आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। जो भी एक पोर्टफोलियो होता है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी है और उसको पीरियोडिकली रीबैलेंस भी करना जरूरी है। कब क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, एनुअली करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजर, बट करना बहुत जरूरी है। एंड इसकी नीड कैसे आ जाती है, द नीड ऑफ द रीबैलेंसिंग अराइजेज ड्यू टू द प्राइस चेंजेस इन द पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। अब आपने जो भी पोर्टफोलियोज लिए हैं, जो भी आपने सिक्योरिटीज़ लिए हैं, उनके जब प्राइस में चेंज हो जाएगा तब आपका इसमें नीड आएगी। फॉर एन एग्जांपल, आपका जो पोर्टफोलियो था वो 50% इक्विटी 50% डेट में था, और नेक्स्ट ईयर जो आपका जो इक्विटी वाला पोर्टफोलियो बढ़ के 50 से 60 हो गया है, यानी कि उसमें ज़्यादा आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई है, तो अगेन आपको वहाँ पर फिर अपने रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको इक्विटी से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और पोर्टफोलियोज में ऑल्सो रिक्वायर रीबैलेंसिंग ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस ऑल्सो। नेक्स्ट ईयर हो सकता है फंड में नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टर का थोड़ा रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाए, उसके गोल्स आ जाए, नया गोल कोई ऐड हो जाए, तो उस हिसाब से फिर वो रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए उसको भी रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज द डेवलपमेंट ऑफ। बहुत ही क्लियरली हमने पढ़ा था कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। IPS जिसको बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, वो इज द फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ IPS। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, IPS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, करंट इनकम या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा प्रिजर्वेशन भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव, एप्रिसिएशन भी और इनकम भी हो सकता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एसेट एलोकेशन इज डैश। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फंड्स इनटू एसेट क्लासेस कंसर्न्ड विद रिटर्न्स वेरिएबिलिटी, कंसर्न्ड विद द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट एसेट्स, या कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप अमंग इन्वेस्टर्स रिटर्न्स। तो एसेट एलोकेशन हमने देखा गया है कि वो एलोकेशन होती है जब हम डिफरेंट एसेट क्लासेस में हमने पैसे को, एक इन्वेस्टर के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करते हैं। तो आंसर इज ए, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फंड्स इनटू एसेट क्लासेस। डैश फेज इज द स्टेज व्हेन इन्वेस्टर इन देयर अर्ली टू मिड earning years attempt to accumulate assets to satisfy near-term needs, example चिल्ड्रंस एजुकेशन, डाउन पेमेंट और एट होम। तो एक्यूमुलेशन फेज आता है स्पेंडिंग, गिफ्टिंग या कंसोलिडेशन। सो आंसर इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है इन्वेस्टर की अर्ली टू मिड ईयरिंग फेज में है, जहाँ पर वो अटेम्प्ट करता है एक्यूमुलेट करना कुछ आपका नियर टर्म गोल्स के लिए, कुछ एसेट्स एक्यूमुलेट करना, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन या पेमेंट, होम की पेमेंट करनी है उनको, ये सारे के सारे जो उनके नियर टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। Which of the following is a step in the portfolio management process? Development policy statement, study current financial economic condition of a client, या investor, या construct the portfolio. Steps in portfolio management process, ये तीनों चीजें उसका हिस्सा है, तो answer is all of the above. So guys, that was all from this chapter, portfolio management process, the chapter number 9 of NISM series 21 PMS distributors exam. Hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9, 10, 11 और 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस, 9-10 क्वेश्चंस भी यहाँ से एक्सपेक्टेड है आने। एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से इसमें हमने समझाने की कोशिश की है आपको, और बहुत ही उन्हीं पॉइंट्स को टच करते हुए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो को आपको ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।